हाँ तो बच्चों, अभी तक हमने दो परमाणु मॉडल पढ़े थे। एक रदरफोर्ड ने जो परमाणु मॉडल दिया और एक नील्स बोर ने जो परमाणु मॉडल दिया। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में जो कमियां थीं वो नील्स बोर के परमाणु मॉडल में ओवरकम कर ली गई और नील्स बोर ने ये बताया फाइनली कि जो परमाणु का स्ट्रक्चर होता है उसके दो पार्ट होते हैं। एक तो नाभिक, और नाभिक में कौन कौन रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और दूसरा नाभिक के चारों ओर की ये कक्षाएं, और इन कक्षाओं को क्या कहते हैं, कोश कहते हैं। ठीक है, इन्हें या तो के, एल, एम या 1, 2, 3 से प्रदर्शित कर सकते हैं और इन्हीं डेफिनेट कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये जो किन्हीं दो कक्षाओं के बीच का, किन्हीं दो कोशों के बीच का स्थान होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की प्रायिकता सबसे कम होती है, इसीलिए इन स्थानों को क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे। और ये जो मैंने आपको ये स्ट्रक्चर दिखाया है ये आपकी विजिबिलिटी के लिए है। जब आप स्पेक्ट्रोस्कोपी से देखेंगे तो यहाँ पे कोई डेफिनिट आपको कक्षाएं नहीं दिखेंगी। एक इलेक्ट्रॉन मेघ टाइप का, एक बादल टाइप का आपको नाभिक के चारों ओर दिखता है कुछ कुछ लेयर्स में, और वही लेयर्स जो होती हैं वो कोश कहलाती हैं। आगे हम ये पढ़ेंगे कि कोश किन से मिलकर बने हुए होते हैं। तो कोश उपकोशों से मिलकर बने हुए होते हैं। अभी पहले वाले वीडियो में मैंने आपको ये बताया है कि जो आपके कोश हैं, यानी कि नाभिक के चारों ओर जो कक्षाएं हैं जिन्हें हम कोश कहते हैं, वो किससे मिलकर बने हैं, उपकोशों से मिलकर बने होते हैं। तो बेटा उपकोश जो है, जो हमारे उपकोश हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, एस, पी, डी, एफ। ये 4 उपकोश हैं जो मिलके कोशों या कक्षाओं का निर्माण करते हैं। ठीक है, जो एस उपकोश होता है उसका आकार कैसा होता है, लिखा हुआ है मैंने, गोल होता है। ठीक, जो पी उपकोश होता है उसका आकार देखिए, एक डमरू ऊपर दूसरा डमरू नीचे, यानी डंबल शेप का होता है। डी उपकोश, 2 डमरू देखिए, 2 पार्ट हो गए इसके, इसको कहते हैं द्विडंबल। और जो हमारा एफ कोश है उसकी संरचना इतनी जटिल है कि अभी तक वैज्ञानिक उसकी संरचना का पता नहीं लगा पाए हैं। ठीक, अब देखिए कि हमने पता किया कि कोश उपकोशों से मिलकर बन रहे हैं। अब हम ये पता करते हैं कि उपकोश किससे मिलकर बने होते हैं। तो बेटा उपकोश मिलकर बने होते हैं ऑर्बिटल्स से। ठीक है, और ऑर्बिटल, और हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। जैसे एफ उपकोश के पास एक ऑर्बिटल होता है और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन। और ये कैसे चक्कर लगाएंगे, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, आधा एरो बना के, आधा ऊपर और आधा नीचे। यानी एस उपकोश में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो हैं वो केवल 2 रह सकते हैं। ठीक, पी उपकोश की बात करें तो पी उपकोश में 3 ऑर्बिटल होते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड, और हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अतः पी उपकोश में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है, 6। ठीक, उसके बाद बात करते हैं डी उपकोश की। डी उपकोश 5 ऑर्बिटलों से मिलकर बना होता है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। और हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं जिनकी स्पिन एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज रहती है। तो यहाँ कुल मिला के 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और 10, डी उपकोश में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अब बात करते हैं एफ उपकोश की। एफ उपकोश 7 ऑर्बिटलों से मिलकर बना होता है। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो एफ उपकोश में कुल मिला के 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। और ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की स्पिन एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज ही रहेगी। अगला नियम है हुंड का नियम। हुंड ने ये बताया कि बेसिकली किसी उपकोश में कैसे इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ठीक है, क्या इलेक्ट्रॉनों के भरने का क्रम रहेगा, क्या सीक्वेंस रहेगा। तो उससे रिलेटेड इन्होंने अपना एक नियम दिया कि किसी उपकोश के किसी ऑर्बिटल में
इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक सभी ऑर्बिटलों में एक एक इलेक्ट्रॉन ना हो जाए। युग्मित का मतलब बेटा कपल, यानी कि दो जोड़े इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं हो पाएंगे जब तक हर ऑर्बिटल को एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं बांट दिया जाएगा। जैसे कि पी उपकोष है, मैंने अभी आपको बताया था कि पी उपकोष में 3 ऑर्बिटल होते हैं और इन 3 ऑर्बिटल में दो दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, यानी कि पी उपकोष में अधिकतम टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 6 आ सकते हैं। लेकिन इन 6 इलेक्ट्रॉनों को कैसे भरा जाएगा ये हुंड ने बताया। ठीक, तो P1, अगर P में एक इलेक्ट्रॉन है, P उपकोष में एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो सबसे पहले PX ऑर्बिटल में जाएगा, पहले वाले ऑर्बिटल में जाएगा। P में दूसरा इलेक्ट्रॉन है तो वो दूसरे वाले ऑर्बिटल में जाएगा। ये यहाँ पे पेयर नहीं होगा, युग्म नहीं बनाएगा, तब तक युग्मित नहीं होते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। वो दूसरे वाले ऑर्बिटल में जाएगा। P3 में तीनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अब सारे ऑर्बिटलों में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। ठीक, अब P4 में अब युग्मित होना इलेक्ट्रॉन शुरू हो जाएंगे। चौथा इलेक्ट्रॉन पहले वाले इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करेगा, पांचवा इलेक्ट्रॉन दूसरे Py में जाके इलेक्ट्रॉनों को पेयर अप करेगा और P6 जो छठा इलेक्ट्रॉन है, अब ये सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो तब तक इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं हुए जब तक सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच गए।